हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ जो क्लास 11th की बायोलॉजी का भाग 4 है, यानी पार्ट 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में लगभग हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी MCQ रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे कुछ, और कुछ जो उसमें से क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी नीट में आ चुके रहेंगे वैसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करे जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपके लिए बेटर MCQ के लिए कौन सी बुक रहेगी तो उसके बारे में भी इसमें अपने चर्चा करेंगे। लास्ट में कल या परसों कुछ दिनों बाद आपको इसका एक और वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर के रिलेटेड जिसमें MCQ रहेंगे, और MCQ के साथ में मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूँगा जिसमें आपको इस चैप्टर यानी NCERT के MCQ मिलेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करवा दिया करूँगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब हम जो आए थे लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था, कवक वाला पूरा हो गया था, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। लेकिन अब क्या यहाँ पे बता रहे कि वायरस, विषाणु विषाणु यानी वायरस, विरोइड और लाइकेन, ये 3 टॉपिकों के बारे में और बात की गई है भाई। ठीक है, तो उसको अपने पढ़ेंगे यहाँ पे कि वायरस यानी विषाणु क्या है और विरोइड क्या है और लाइकेन क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। क्या दिया सबसे पहले कि व्हिटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा विरोइड तथा लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा, व्हिटेकर, RH व्हिटेकर ने अपना नाम लिए थे अपने पिछले लेक्चर में। RH व्हिटेकर कौन था? RH व्हिटेकर। ठीक है, व्हिटेकर, RH व्हिटेकर ये कौन थे भाई? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 5 जगत प्रणाली बताई थी। 5 जगत प्रणाली अपने पहले लेक्चर में ही पढ़े थे उनके बारे में। 5 जगत प्रणाली कौन कौन से जगत आते थे उनमें? मोनेरा, जिसके बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। ठीक है, एक जगत ये था। अगला क्या था? प्रोटिस्टा। फिर और कौन सा जगत पढ़ा हम लोगों ने? कौन सा पढ़ा था स्टूडेंट? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई। ठीक है, फिर आएगा पादप। क्या आएगा? पादप। और इसके बाद आएगा प्राणी। इस तरीके से कुल कितने जगत थे? 5 जगत प्रणाली विकसित की थी। किसने विकसित की थी? RH व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, अच्छा, अब उसमें से जो अकोशिक जीव है यानी जिनकी कोशिका की कोई फिक्स आकार अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, अकोशिक जीव यानी इनकी जो कोशिका होती है इनमें कोई आकार की चर्चा नहीं की गई है कि उनका कैसा आकार रहता है, या कह सकते हैं इनकी कोशिका ही नहीं रहती। सीधी बात है, बिना कोशिका के जीव रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आते वायरस, विरोइड और लाइकेन का उल्लेख नहीं किया गया था। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका वायरस कैसे प्रभावित करता है? भाई आप लोगों को सर्दी हुई होगी, खांसी हुई होगी, जुकाम हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि हम लोग को ये किस तरीके से होता है? तो ये होता हमको वायरस से होता है। ठीक है, किससे होता है? वायरस से। अब ये वायरस क्या है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अकोशिक जीव है। अकोशिक जीव मतलब ऐसा जीव होता है कि जब वो सजीव के बाहर रहता है तो रवे के फॉर्म में रहता है, रवेदार रहता है, और वो जीव और वो खुद निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जब वो दूसरे सजीवों के अंदर एंटर करता है, दूसरे सजीवों के अंदर जाता है, तो वो एक सजीव की तरह खुद व्यवहार करता है। तो वैज्ञानिकों ने अभी ये क्लियर नहीं बताया है कि वो सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, चलो आगे क्या दिया है? क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि अब ये वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं दिया गया है। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में आप देख रहे हो कहीं वायरस है? देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और प्राणी जगत में से किसी में वायरस का नाम है? नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है, क्योंकि इनका वास्तविक जीवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, यदि हम ये मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, क्योंकि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जितने भी सजीव है सबकी कोशिका होती है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वायरस की कोशिका नहीं होती है, वो अकोशिक जीव है लेकिन अकोशिक जीव है, तो उसको हम अभी जीवन नहीं मान रहे, उनका कोई वास्तविक जीवन नहीं है। वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। तो एक कैसा है? अकोशिक जीव है, इनकी कोई कोशिका नहीं होती है, और
इनकी संरचना कैसी होती है? सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जब ये किसी सजीव के बाहर रहते हैं तो रवे के फॉर्म में रहते हैं। रवा यानी कैसा है? आपकी सूजी देखी है या आपने मिट्टी के कण, उसके फॉर्म में रहती है। ठीक है, संरचना सजीव कोशिका, जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। अच्छा, आगे देखते हैं। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। मतलब एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर लेते हैं, मान लीजिए कि जो वायरस है वो किसी अन्य सजीव पर अटैक कर देता, किसी अन्य सजीव के अंदर चला जाता है, तो जिस सजीव के अंदर जा रहा है उसकी कोशिका क्या कहलाती है? मेजबान कोशिका। मेजबान यानी जब हम किसी के यहाँ पे मेहमान बन के जाते हैं तो जिसके घर जाते हैं वो हमारे लिए मेजबान होता है। क्या होता है? मेजबान। और हम क्या कहलाते हैं? मेहमान। तो जो कोशिका है तभी ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं। प्रतिकृति मतलब अपनी कॉपी करने में। खुद एक वायरस होता है, वो 1 का 2 हो जाता है, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरीके से कई संख्या में अपनी प्रतिकृति करते हैं। क्या करते हैं? देखो क्या दिया यहाँ पे? प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉपी। क्या होता है? प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? कॉपी। प्रतिकृति का मतलब होता है कॉपी करना। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है? सजीव की कोशिका के बाहर कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तभी ये मेजबान कोशिका की मशीनरी, यानी मेजबान जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, मान लीजिए कि मेरे ऊपर अटैक कर लिया तो ये मेरी मशीनरी का, मेरी जो बॉडी की जो मैकेनिक्स है उसका उपयोग करेंगे खुद का कॉपी बनाने में, और मेजबान को मार देते हैं और आगे वाले को मार देते हैं, यानी खत्म भी कर सकते हैं ये लोग। क्या आप वायरस को सजीव या निर्जीव, सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? अब क्या कहोगे? वायरस को सजीव कहोगे या निर्जीव कहोगे? तो अभी इसका कोई फिक्स डिसाइड नहीं है क्योंकि ये दोनों का व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इसको निर्जीव ही मानते हैं अभी तक, वैज्ञानिक जो है वो। आगे क्या दिया है? वायरस का अर्थ है कि विष अथवा विषैला तरल। वायरस का मतलब क्या होता है? विष या विषैला, यानी विष तो आप जानते हो जहर या जहरीला कोई भी लिक्विड। ठीक है, पास्टर डीजे इबानोवस्की, ये साइंटिस्ट का नाम है, आपको याद रखना है। पास्टर डीजे इबानोवस्की कौन है? पास्टर डीजे इबानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। तो तंबाकू के अंदर जो मोजेक रोग निकलता था, कौन सा रोग? मोजेक रोग। उसको किसने पहचाना था? सबसे पहले इबानोवस्की ने। किसने पहचाना था? इबानोवस्की। पास्टर डीजे इवानोवस्की तंबाकू का मोजेक वायरस या उसका जो रोगाणु, अरे इतना ले, कहाँ चला जा रहा है? कोई बात नहीं, अपने इसी से लीटी लगा लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, तंबाकू के मोजेक वायरस के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। तो सबसे पहले क्या किया था? तंबाकू ने मोजेक के रोगाणुओं को तंबाकू के मोजेक के रोगाणुओं को पहचाना था। किसने? पास्टर डीजे इवानोवस्की ने, जिन्हें वायरस का नाम दिया। उनको आगे क्या नाम दिया गया? वायरस। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। इनका माप जो था वो बैक्टीरिया से छोटा था। कैसा था? बैक्टीरिया से छोटा था। क्यों छोटा था? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, उससे ये बाहर निकल गए थे। आगे MW बेजेरिनेक, क्या दिया है? MW बेजेरिनेक। अच्छा, MW बेजेरिनेक, अरे MW बेजेरिनेक, इन्होंने क्या पाया? संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वास्थ्य तंबाकू के पौधे के रस को संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस तरल को कंटेजियम वायरस फ्लोएर, क्या है दूर से नहीं दिख रहा है, फ्लोइडम लिखा है, फ्लोइडम लिखा है, कंटेजियम वाइनम फ्लोइडम कहा। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको, क्या लिखा था यहाँ पे, तो अब ध्यान देंगे। तो जो MW बेजेनेरिक थे, कौन थे? MW बेजेनेरिक, उन्होंने क्या पाया कि जो तंबाकू, संक्रमित तंबाकू के पौधे हैं, यानी तंबाकू में देखो यहाँ पे
मोजिक रोग को किसने खोजा था? सबसे पहले हमारे डीजे इवानोवस्की ने खोजा था, ठीक है। और उन्होंने इनका नाम वायरस दिया था, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यानी बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाला, यानी बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए एक वस्तु आती थी जिसके अंदर से वायरस गुजर गए थे, यानी वायरस से भी छोटे थे, ठीक है। तो एमडब्ल्यू बेजेनेरिक ने क्या देखा कि जो संक्रमित तंबाकू के पौधे यानी ऐसे पौधे हैं जिसमें वायरस लग गया है वो दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरल यानी इस तरल ये जो रस था उसको इन्होंने क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। क्या दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम यानी संक्रामक जीवित तरल, संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टानले, देखो तीसरे वैज्ञानिक का नाम और आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, ठीक है, क्योंकि अक्सर इनका नाम भी कभी कभार आता है आपके एग्जाम में। अच्छा, हाँ यहाँ पे आते। WM स्टानले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, वे अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी है। अच्छा, क्या हुआ? MW स्टानले ने क्या बताया भाई? MW स्टानले हमारे भाई साहब थे, इन्होंने क्या बताया? MW स्टानले इन्होंने क्या बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, रवेदार, रवे के फॉर्म में। और ये जो रवे होते हैं ये किसके बने होते हैं? एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के प्रोटीन। क्या होते हैं ये? प्रोटीन होते हैं, एक तरीके के होते हैं प्रोटीन। इन रवों को एक तरीके से क्या बोला गया इन लोगों ने? क्या बोला है? प्रोटीन, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है? इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है, वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं, यानी ऐसी मेजबान, ऐसी कोशिका जिसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते, उनके बाहर ये निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी, देखो अविकल्पी परजीवी के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा विकल्पी और अविकल्पी परजीवी में। अविकल्पी परजीवी मतलब ऐसा परजीवी जो क्या करता है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि वो परजीवी होने के अलावा जी सके। मतलब परजीवी में कहूँ तो चलो ठीक है, परजीवी कभी कभार वो खुद के ऊपर भी डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन अविकल्पी का मतलब क्या है? परजीवी रहने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि ये दूसरों पे डिपेंड रहे। वायरस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये दूसरों पे डिपेंड रहे, ठीक है। तो ये कैसे सजीव कहलाते हैं? अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं। अच्छा, अब क्या बोला है? वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। तो वायरस के अंदर प्रोटीन की तो हमने बात की थी कि भाई ये MW स्टानले ने जब बताया कि ये जो वायरस होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, लेकिन वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब ऐसा गुण जो पितृ से संतति में आता है, ठीक है। पितृ से संतति में यानी माता पिता से कहाँ पे आते हैं? बच्चों में, एक टाइप से जब हम बोलते हैं उसी तरीके से इनमें से जो एक कोशिका रहेगी जब उसकी दूसरी कोशिका बनती है तब उसमें जो गुणधर्म आ जाते हैं या उनके जो आनुवंशिक पदार्थ आ जाते हैं उनके क्या बोला है? प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। तो वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवंशिक पदार्थ होता है जो पितृ से संतति में आता है। और क्या बोला गया है? जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है, जो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए हम पहले कई बार बोल चुके होंगे, इसके बारे में चर्चा की होगी आपने। और डीएनए भी जानते हैं आपकी, इनका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। चलो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोई भी वायरस है उसमें आरएनए और डीएनए दोनों कभी भी नहीं होते। क्या? किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते, ठीक है। वायरस केंद्रक प्रोटीन या न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, ठीक है। वायरस का जो केंद्रक प्रोटीन यानी न्यूक्लियो प्रोटीन हम कह सकते हैं और उसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। तो वायरस का जो प्रोटीन होता है जिसकी बात हमने की थी, MW स्टालिन ने बताया था आपको कि रवेदार होते हैं और रवे में प्रोटीन होता है। तो वायरस का जो प्रोटीन होता है वो भी संक्रामक कारक होता है और इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो भी संक्रामक कारक होता है। संक्रामक कारक मतलब क्या होता है? संक्रामक एक टाइप से एक से दूसरे में फैलाने के लिए जवाबदार। आपको वायरस फैल जा रहा है, एक से दूसरे में फैल जा रहा है, तो उसका जवाबदार कौन है? उसका डीएनए या उसका आरएनए, जो भी आनुवंशिक पदार्थ उसमें उपस्थित हो, या फिर उसका न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या? न्यूक्लियो प्रोटीन। आगे देखेंगे, प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है
और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात की गई है, बड़ी गहरी बात छुपी है यहाँ पे, तो उस गहरी बात को अपने सरलता से समझेंगे। चलो इसके थोड़ा ऊपर खींच लेते ताकि लिखने की जगह बने अपने पास। ये पिछली बार हम बनाए थे, ये देखो पिछली बार का बना हुआ यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है। थोड़ी जगह कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, बन गई जगह। चलो यहाँ पे आते हैं, क्या था यहाँ पे, प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला डीएनए होता है। पादप वायरस, भाई ये आप खास ध्यान रखना, पादप वायरस यानी पेड़ पौधों में जो वायरस पाए जाते हैं, देखो वायरस इंसानों में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में भी। तो जो पादप वायरस होता है, क्या, पादप वायरस, उसमें जो आरएनए होता है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है। तो एक लड़ी वाला आरएनए, आरएनए एक लड़ी वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसआरएनए भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, एसएसआरएनए, मतलब इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। देखो इस तरीके से क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब एक लड़ी वाला। देखो आरएनए होएगा सिर्फ एक लड़ी वाला। आपने देखो डीएनए जो होता है ऐसे घुमावदार होता है, लेकिन इसमें दो लड़ियां होती है। तो आरएनए में एक लड़ी भी होती है और कभी कभार दो लड़ी वाला भी आरएनए आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो पादप वायरस होते हैं उनमें एक लड़ी वाला यानी सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एसएसआरएनए आपको मिलता है। ठीक है, क्या बोला है, प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस यानी एनिमल में जो वायरस होते हैं उसकी बात की गई। किस में वायरस होता है, एनिमल में, उसमें एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए होता है अथवा डीएनए हो सकता है। तो जो जंतु आरएनए होता है इसमें दोनों तरह के होते हैं आरएनए, यानी देखो यहाँ पे बात की गई है जंतु वायरस की, तो उसकी अपने यहाँ पे समझाते थोड़ा। तो आप यहाँ पे अच्छे से उसको साइड में लिख लेना, नोटबुक में भी लिख देने। तो क्या लिख रहे, जंतु वायरस। अच्छा, इसका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, मतलब सिंगल लड़ी वाला। देखो मैंने ये बनाया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एकल लड़ी वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एकल लड़ी वाला, अकेला। ठीक है, तो ऐसा भी आपको आरएनए मिल सकता है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ऐसा आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड हो, क्या, डी एस, या आगे भी डी एस लिखा हो सकता है। क्या होता है, शॉर्टकट में अगर इसको बताना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो डीएस से भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे लिख के बता देता हूँ, डी एस। ठीक है, डीएस आरएनए, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड, क्या, डबल स्ट्रैंडेड। अच्छा, ये कैसा होएगा, तो डबल स्टैंडर्ड में ऐसा ऐसा होएगा, इस तरीके से कुछ जैसा डीएनए होता है। तो इस तरीके के भी जंतु वायरस में आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, ये आरएनए दो तरह के यहाँ पे आपको बात की गई है, दो तरीके के आरएनए, आरएनए। तो एक क्या है, एसएस आरएनए, कैसा, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या बोला है, डीएस आरएनए, कैसा, डीएस आरएनए। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ये एसएस आरएनए और ये जो है डीएस आरएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विलड़ी वाला। ठीक है, द्विलड़ी, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था, फिर से क्यों लिखा जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जंतु वायरस में इसका आनुवंशिक पदार्थ, क्या, आनुवंशिक पदार्थ कैसा हो सकता है भाई, तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आगे क्या दिया है देखो, किताब में ध्यान देंगे सभी लोग। देखो क्या बोला है, जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला, एक यानी अकेला, दोहरी मतलब डबल वाला। ठीक है, दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। ठीक है, आरएनए या दोहरी लड़ी वाला डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो दोहरी लड़ी वाला और क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। बरोबर, डीएनए हमेशा दोहरी लड़ी वाला ही होता है। बरोबर। अच्छा, बैक्टीरियल वायरल अथवा जीवाणुभोजी, देखो बैक्टीरियल वायरल या जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, इन तीनों शब्दों का एक अर्थ होता है। देखो इनके बारे में, इनका अर्थ क्या होता है, बैक्टीरियल वायरल का मतलब क्या होगा, चलो जगह करते हैं थोड़ी, अब समझा दे रहे। बैक्टीरियल वायरल, क्या,
बैक्टीरियल वायरल या जीवाणु भोजी बोला है। क्या बोला है? जीवाणु भोजी, या इसको एक और भी चीज के नाम से पहचाना जाता है, बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज। अरे वाह, टेढ़ी हैंडराइटिंग जा रही है मेरी। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है। इन चीजों का अर्थ क्या होता है? जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, मतलब अब आप जानते हो वायरस पौधों को बीमार कर सकते हैं, वायरस जंतुओं को बीमार कर सकते हैं, अब वायरस बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, बैक्टीरिया के बारे में अपनी पढ़े थे। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में सब बैक्टीरिया आ रहे थे। अब यहाँ पे वायरस जो आया वो बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकता है। ठीक है, तो ये वाले जो हम बैक्टीरिया की यहाँ पे बात किए, जीवाणु भोजी यानी जीवाणु का भोजन करते हैं, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को बीमार करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया को बीमार, ये बैक्टीरिया को बीमार करने वाले। ठीक है, समझ में आया इस शब्द का क्या अर्थ था? चलो अब देखते पढ़ते, क्या दिया? बैक्टीरियल वायरल अथवा जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। देखो, जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है मतलब बैक्टीरिया को संक्रमित करके उनको मार सकता है, उनको खत्म कर सकता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाला होता है। तो इसका जो बैक्टीरियल वायरल होता है यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, बैक्टीरिया पे असर करने वाला जो वायरस होता है, क्या होता है? जो बैक्टीरिया पे असर करने वाला जो वायरस होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, दोहरी लड़ी वाला। क्या होता है? दोहरी लड़ी वाला, DSRNA, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दोहरी लड़ी वाला आरएनए। कैसा होता है? दोहरी लड़ी वाला। देखो ये जो लड़ी वाली बात हो रही है DS और SSRNA, अभी आपको देखना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा अगले लेक्चर में, तो आपको मिल जाएंगे। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते ही है। ठीक है, तो हर 4-5 साल में एक बार इसी में से क्वेश्चन आ जाता है, तो आया भी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे जोर देके समझा रहा हूँ कि भाई आप ये पूरा समझे। ठीक है, और ये तो आप जानते ही है कि एनसीईआरटी के हर शब्द में एक परिभाषा छुपी है। क्या? एनसीईआरटी के हर शब्द में एक परिभाषा छुपी है। परिभाषा मतलब एक अर्थ छुपा है, एक लाइन छुपी है जिसको आपको समझनी है। हर शब्द की जब आप लाइन समझोगे तो आपको पूरी एनसीईआरटी आएगी, फिर जाके आप नीट में 360 में से 355 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होते हैं, सॉरी डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होते हैं। देखो आरएनए की भी बात है, लेकिन यहाँ पे सॉरी माफ कीजिए, इधर हम लेंगे डीएनए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डीएनए की बात की है, अपने डीएनए लेंगे। चलो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें दोहरी लड़ी वाला डीएनए वायरस होते हैं, दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, जो ऐसे बैक्टीरिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉरी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे असर कर रहे, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे असर कर रहे उसको मार दे रहे, उसको संक्रमित कर दे रहे, तो उनको अपने बोलते बैक्टीरियोफेज। और उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, DSDNA, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, यानी कुछ ऐसा। ठीक है, इनमें कुछ आबंध होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध होते हैं। ठीक है, चलो आगे ध्यान देंगे। अभी मैं उसको आरएनए समझ लिया था, तो मैंने आरएनए के बारे में बता दिया था। आता है एक जगह आरएनए भी आता है, आएगा आगे। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। तो जो ये इसके जो आवरण होते हैं, वायरस के जो आवरण होते हैं उसमें प्रोटीन का आवरण आता है। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर आवरण होता है, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। देखो आपको कैप्सिड दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा, इसमें आपको देखो देखो कैप्सिड मिला आपको, इसमें दिया है देखो, ये एक तरीके के अपने बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, और ये भी जो है जीवाणु भोजी है। देखो आपको ये जो ड्राइंग है ना, ये खास ध्यान रखनी है, 1-2 बार नीट में आई भी है, मैं अभी आपको वापस ये ड्राइंग के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो प्रोटीन के आवरण होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और ये आप देख रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है इधर। ठीक है, तो प्रोटीन के जो आवरण हर किसी वायरस में रहेंगे और इसको बोलेंगे कैप्सिड। क्या बोलते हैं? प्रोटीन के आवरण को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान देंगे, कैप्सिड।
ठीक है। अच्छा, और इसकी छोटी छोटी उपइकाइयों जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमियर कहते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो जो कैप्सिड होता है ना, कैप्सिड जो आप एक छोटी सी संरचना देखे थे अभी अभी कैप्सिड की, ऐसे गोलाकार, ठीक है। तो ये छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जो कैप्सिड होता है इसके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो अपने को नहीं दिखती है। तो छोटी सी जो संरचना होती है उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, कैप्सोमियर या पेटी कोशक कहते हैं। ठीक है, तो कैप्सिड किसके बने होते हैं, कैप्सोमियर या पेटी कोशक के बने होते हैं। कैप्सिड किसके बने होते हैं, पेटी कोशक या कैप्सोमियर के बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैप्सोमियर से क्या बन रहा है, कैप्सोमियर से क्या बनता है, यहाँ पे कैप्सिड बनता है। क्या बनता है, कैप्सिड। अच्छा, ये कैप्सिड क्या है, तो प्रोटीन का आवरण है। क्या, प्रोटीन का आवरण। मेरे पीछे लिखा रहा है, कोई बात नहीं, प्रोटीन का आवरण मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आवरण थोड़ा गायब हो गया, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा आप सभी को। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, ये पेटी कांशक, कांशक का तो मतलब यही, कैप्सोमियर की बात करें, कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप से लगे होते हैं। कुंडलिनी यानी एक दूसरे के साथ सेट होकर, या बहुफलक ज्यामिति यानी एक दूसरे में लपेट जाते हैं, किसी भी प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। वायरस में मम्मस, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। तो देखो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से देखो होने वाले रोगों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मम्मस, चेचक, हर्पीज, एम्फुएंजा, सॉरी माफ कीजिए, एम्फुएंजा, ठीक है, एम्फ्लुएंजा क्या बोला, वायरस से मम्मस, चेचक, हर्पीज और एम्फुएंजा नामक रोग होते हैं। अच्छा, मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। आप एड्स के बारे में कई बार सुने होंगे। एड्स एक प्राणघातक रोग होता है। समझ लीजिए कि जिसको एड्स हो गया है उसकी कंफर्म टिकट है। कंफर्म टिकट मतलब एक तरीके से उसकी ज़िंदगी बहुत कम सालों में सिमट कर रह जाती है। मान लीजिए कि मुझे एड्स हो गया है, हालांकि ऐसा होएगा नहीं, मैं अपना खुद का बहुत ध्यान रखूँगा। एड्स से बचने के लिए जहाँ कहीं भी नए हॉस्पिटल में जाऊँगा, साफ सिरिंज ही यूज़ करवाऊँगा कि भाई यूज़ की हुई सिरिंज नहीं यूज़ करनी है। कुछ भी काम करना है, कुछ भी ऑपरेशन वाला काम करवाना है तो एकदम नए शस्त्रों से करवाना है, पुराने अस्त्रों शस्त्रों से काम नहीं करवाना है। आपका अगर मैं रेज़र यानी दाढ़ी करवाने भी जा रहा हूँ तो उसमें भी जो ब्लेड आएगी वो मैं नवी यूज़ करवाऊँगा, पुरानी नहीं यूज़ करवाऊँगा। क्योंकि मान लीजिए एड्स किसी को है, उसका थोड़ा सा ब्लड अगर मेरे ब्लड के साथ मिक्स हो गया तो मेरे को भी एड्स हो जाएगा। तो समझो कि मेरी उम्र भविष्य में 10 साल की हो जाएगी। अगर 60 साल की होगी तो कितनी हो जाएगी, 10 साल की, 5 साल। अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो 10 साल तक खींच सकते हैं जैसे तैसे दवाई लेके, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वायरस के कारण हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अनेक रोग लग के इंसान एंड मौत के मुँह तक पहुँच जाता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला हो जाना, शिरास्पष्टता, बौना अथवा अवरुद्ध वृद्धि होना इनके लक्षण है। ठीक है, तो पौधों में भी कुछ वायरस के कारण रोग होते हैं, तो उनके लक्षण क्या क्या है, मोजेक बन जाना, पत्तियों का मुड़ना, ये तो आप जानते हैं पत्तियां मुड़ जाती है, कुंचन मतलब पत्तियां एकदम पूरी तरीके से कुंचित यानी सिकुड़ जाती है, पीला होना कुछ पत्तियां पीली हो जाती है, शिरा स्पष्टता मतलब क्या होती है, जो उसकी शिरिकाएं होती है ना पत्तियां कुछ बाहर ज़्यादा आ जाती है, और बौना पत्तियों का बहुत छोटा हो जाना, वृद्धि अवरुद्ध होना यानी कुछ पत्तियों की वृद्धि भी रुक जाती है। तो ये सब वायरस के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसानों को जिस तरीके से रोग होते हैं उसकी तरह पौधों को भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब एक नया चीज आ रही है, नया टॉपिक आ रहा है विरोइड। क्या आ रहा है स्टूडेंट, विरोइड, क्या आ रहा है, विरोइड। ध्यान देंगे विरोइड के बारे में। अच्छा, मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये जो पीडीएफ मेरे पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे लगता है थोड़ी पुरानी है, जो इसमें एनसीईआरटी ने एक दो टॉपिक और ऐड कर दिए जो इसमें शायद नहीं होंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर जब होएगा यानी तीसरा चैप्टर में मैं इसमें से जो टॉपिक बाकी रह चुके होंगे उसमें ले लूँगा और अपने अगली बार से नई पीडीएफ यूज़ करेंगे। तो ये वाली जो पीडीएफ है 2-3 साल पुरानी है, और एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं कुछ टॉपिक को काट देते हैं कभी कभार 2-3 लाइन को, और 4-5 लाइन नवी ऐड कर देते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वो नवी लाइनें शायद इसमें नहीं होगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो नवी लाइनें अपने अगले चैप्टर में उसको ऐड कर लेंगे।
सन 1971 में टीओ डाइनर, याद रखेंगे टीओ डाइनर, क्या याद रखेंगे, टीओ डाइनर। तो इस चैप्टर में आपको कई वैज्ञानिक के नाम भी मिल रहे हैं, टीओ डाइनर, अरे मैंने डीओ लिख दिया, ठीक है टी बना देते, टीओ डाइनर। उन्होंने क्या किया, टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा। संक्रामक कारक मतलब एक ऐसा फैक्टर जो संक्रमण कर रहा है एक दूसरे जीवों में, जो वायरस से भी छोटा है। अब आप सोचो वायरस से भी छोटा संक्रामक कारक, ये भी कोई बात हुई है। पहले तो बैक्टीरिया था, अब उससे भी छोटा आया वायरस, अब उससे भी छोटा आ रहा है, वो उसको बोले विरोइड। क्या है ये, विरोइड। किसने खोजा, टीओ डाइनर ने 1971 में, यानी ज़्यादा साल नहीं हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो आपके 50 या 51 साल की बात है। तो जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर नामक रोग होता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है। तो ये वाला रोग पोटैटो, सीधी सी बात है आलू में ही होएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक का रोग होता था। और विरोइडों में आरएनए तथा प्रोटीन जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। अब क्या बात की गई कि इन्होंने देखा कि विरोइड में है क्या, विरोइड में है क्या, तो उन्होंने देखा तो विरोइड में आरएनए और प्रोटीन का जो आवरण होता है जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव था। मतलब विरोइड के अंदर ना तो आरएनए था ना ही प्रोटीन का कोई आवरण था जो वायरस में पाए जाते थे, ठीक है। देखो लाइन जो दी है ना एनसीईआरटी बड़ी अजीब तरीके से दी है, आप समझ नहीं पा रहे इसमें लिखा क्या है या नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है विरोइडों में ना आरएनए पाया जाता है न ही प्रोटीन का स्तर। तो आप ये साइड में भी लिख सकते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी दी गई है कि कुछ स्टूडेंट को पता ना चले, तो यहाँ पे ये लिखेंगे वायरॉइड के अंदर ना तो इसमें आरएनए पाया जाता है और ना ही प्रोटीन, प्रोटीन के आवरण दोनों में से कुछ भी नहीं पाया जाता है। और ये दोनों किस में पाए जाते थे, जो वायरस में पाए जाते हैं इनका अभाव होता है। किस में अभाव होता है, आरएनए में, सॉरी वायरॉइड में, आरएनए और प्रोटीन का। चलो आगे देखेंगे। इसलिए विरोइड के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए किसके नाम से जाने जाते हैं, विरोइड के नाम से। तो ये रोग कर रहा है, पोटैटो में रोग आ गया है, पोटैटो यानी आलू में स्पिंडल ट्यूबर नाम का कोई रोग कर रहा है और ये वायरस से भी छोटा है। दूसरी बात इसमें ना तो आरएनए है और ना ही प्रोटीन का आवरण है। विरोइड के आरएनए का आणविक भार बहुत कम होता है। अब यहाँ पे आरएनए के सॉरी विरोइड के आरएनए का आणविक भार बहुत कम था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विरोइड के आरएनए का आणविक भार कम था। अच्छा अब आपको यहाँ पे देखो ऊपर क्या बोला गया, पहली बात तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे आरएनए है ही नहीं, वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन स्तर जो वायरस में पाए जाते थे उनका अभाव होता है। भाई वायरस में जो प्रोटीन और आरएनए के जो स्तर पाए जाते थे, आरएनए और प्रोटीन का जो स्तर पाया जाता था वो नहीं था, विरोइड में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी विरोइड में यहाँ पे बात किया गया आरएनए अगर पाया जा रहा है तो उसका आणविक भार बहुत कम था। तो इनका आणविक भार इन लोगों ने देखा तो भार बहुत कम था, इसलिए इन लोगों ने क्या कह दिया कि इसमें आरएनए भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है। किस में नहीं है, विरोइड में, लेकिन ये किस में थे, वायरस में थे, ठीक है, पता चल गया आपको। अच्छा आगे देखेंगे भाई, तो इसके बाद वाला जो लेक्चर आवे वो आप खास देखना, और उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट में एम्स में एग्जाम में आ चुके होंगे तो उन क्वेश्चंस को अपने यहाँ पे ले आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ पिछले सालों से मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या 100% क्वेश्चन लगभग सब एनसीईआरटी के बेस से, ठीक है। चलो क्या दिया है, लाइकेन, शैवाल लाइकेन जो है ये मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन फिर से यहाँ पे आ रहा है तो अपने अच्छे से फिर से इसके बारे में और बताएं। क्या बोले, लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अथवा पारस्परिक उपयोगी सहवास है। तो लाइकेन किसको कहते हैं भाई, शैवाल और कवक दोनों साथ में मिलके रह रहे हैं। कौन दोनों, शैवाल और कवक दोनों साथ में मिलके रह रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, लाइकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लाइकेन। शैवाल और कवक का सहजीवी सहवास मतलब एक साथ रह रहे हैं। तो पारस्परिक उपयोगी सहवास है, इन्हें दोनों एक साथ, दोनों का उपयोग हो रहा है, दोनों का एक दूसरे के लिए उपयोग हो रहा है। तो शैवाल का जो घटक होता है उसको शैवालांश कहेंगे, कवक के अंदर कुछ घटक शैवाल का होगा, कुछ कवक का होएगा, लाइकेन के अंदर सॉरी कुछ घटक शैवाल का होएगा,
कुछ घटक कवक का होगा। तो जो घटक शैवाल का उसको शैवालांश कहा गया है, और कवक के घटक को माइकोवायंट यानी कवकांश भी कहते हैं। तो शैवाल को फाइकोवायंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोवायंट। चलो मैं इधर समझा दे रहा हूँ आपको, पीछे ले जाके, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आवे। हालांकि एक बार तो बता दिया था अपने ने, फिर भी बता रहे। लाइकेन में दो चीज़ें मिलती है, ये दो सजीवों का सहवास होता है। एक होता है शैवाल और एक होता है कवक। ठीक है, तो जो शैवाल का जो घटक होता है उसको बोलता है शैवालांश। क्या? शैवालांश। ठीक है, और इसका जो घटक होएगा उसको बोलेंगे कवकांश। क्या बोलेंगे? कवकांश। लेकिन इनके इंग्लिश नाम भी दिए तो भी अपने लिख लेते। क्या दिया है? कवकांश को माइकोवायंट बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे माइकोवायंट बोला गया, डार्क ब्लैक में लिख रहा है। और शैवालांश को फाइकोवायंट बोला जाता है। तो कवकांश को माइकोवायंट, क्या? माइकोवायंट बोला गया है। अच्छा, और शैवाल को क्या बोला गया है? फाइकोवायंट। ठीक है, माइकोवायंट और फाइकोवायंट, शैवालांश और कवकांश। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम भी मैंने आपको बता दिए। अच्छा, जब ये पूरा का पूरा भाग बन जाते, दोनों साथ में रहते, तो वो कहलाती है लाइकेन। अब और पढ़ते हैं जो बुक में दिया है। क्या दिया है? हाँ, कहाँ पे थे अपने? यहाँ पे। जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। तो जो शैवालांश वो स्वपोषी है और कवकांश परपोषी। तो हम जानते हैं कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और तो ये कैसा होता है? जो शैवालांश यानी शैवाल का भाग होता है, ये स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी कैसे पोषण प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण से। और ये कैसे होते हैं? परपोषी। ठीक है, अब आप देखोगे, अगर ये स्वपोषी है तो खाना खुद बना लेगा, खुद खाना बनाएगा, खुद भोजन बनाएगा। अगर इसने भोजन बना लिया है तो ये कवक को देगा। किसको देगा? कवक को। बदले में कवक इसको क्या देगा? क्या देगा भाई? आवास, रहने की जगह देगा। बदले में कवक जो है वो शैवाल को आवास देता है। क्या देता है? आवास। देखो यहाँ पे दिया है आपको, शैवाल, सॉरी कहाँ पे, जो क्रमशः परपोषी, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। तो शैवाल क्या करता है? कवक के लिए भोजन बनाता है। शैवाल कवक के लिए भोजन बनाता है। तो भोजन कौन बनाता है? शैवाल। क्या बनाता है भाई? भोजन बनाता है। किसके लिए भाई? कवक के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए। बदले में कवक क्या करता है? और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है। तो कवक क्या करता है? आश्रय। क्या देता है? आश्रय, आसरा, आश्रय। आश्रय मतलब आवास या रहने की जगह, यानी एक टाइप से घर। ठीक है, तो कवक शैवाल को रहने की जगह दे रहा है, और शैवाल को क्या, शैवाल कवक को क्या दे रहा है? भोजन। आगे देखते हैं, तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। दूसरा क्या दिया है भाई? शैवाल के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होगी, वो भी कौन देता है? कवक इसको लाके देता है। और जल का भी अवशोषण करता है। तो कवक और क्या क्या करता है भाई? कवक ने दो तीन काम कर दिए भाई, खनिज लवण, खनिज लवण और जल, इनका अवशोषण करता है। क्या करता है? इनका अवशोषण। कौन करता है? कौन करता है भाई अवशोषण? कवक करता है। कौन? कवक। ठीक है, कवक क्या कर रहा है? आसरा दे रहा है, और जल और खनिज को इकट्ठा कर रहा है, फिर शैवाल को दे रहा है। शैवाल क्या कर रहा है? जल और खनिज को लेकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खुद का भोजन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? भोजन बना दे रहा है। बरोबर। चलो आगे देते हैं ध्यान। आगे क्या दिया है? हाँ, यहाँ भी हो गया, ये भी हो गया। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है, यदि प्रकृति में लाइकन को देख ले तो अनुमान लगाना असंभव है कि दो विभिन्न जीव है। अगर आप अगर लाइकन को देखें तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये दो जीव एक साथ मिलकर बैठे हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत घनिष्ठ इनका संबंध होता है, बहुत मिलजुल के रहते, दोनों भाई भाई की तरह, सगे भाई, एकदम जिगरी भाई की तरह। ठीक है, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये दोनों अलग अलग जीव है। दूसरा क्या बोला है?
लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक है, फिर प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। तो लाइकेन की एक अच्छी बात कही गई है कि लाइकेन जो है जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे नहीं उगेंगे, जहाँ प्रदूषित एरिया वहाँ पे नहीं उगेंगे लाइकेन। लाइकेन कहाँ उगेंगे? जहाँ पर सिर्फ साफ सफाई हो, यानी जो एरिया प्रदूषित ना हो वहाँ पे लाइकेन उगते हैं। ठीक है, चलो अब आपको एक बात और बताई जा रही है स्टूडेंट्स, खास ध्यान रखना नीट के लिए। किसके लिए? आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो अपने बोर्ड स्टेट की तो आप इतना ही पढ़ के अपना काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप नीट जैसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो थोड़ा सा हल्का सा आपको कभी कभार एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं वो भी टॉपिक है आपके इसके अंदर ऐड कर दिया करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें अपने वही करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जो एनसीईआरटी के पीछे जो सारांश दिया रहता है, क्या सारांश, जो सारांश दिया है ना ये सारांश, ये भी आपको खास ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब ये नीट की एग्जाम हो रही है तो ये सारांश के अंदर से एकदम बैठा बैठा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सारांश में कुछ लाइनें ऐसी दी है जो चैप्टर में भी नहीं है। ठीक है, तो चलो दिखाया जा रहा है आपको कैसे, तो मैं आपको यहाँ पे सारांश भी एक बार समझा देता हूँ भाई। चलो, हाँ सारांश, अरे भाई सारांश किधर गया, मैं बाहर घूम रहा हूँ, सॉरी सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे रे रे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चलो हाँ सारांश, सरल आकारिक लक्षणों के आधारित, सॉरी ये आपको क्या थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा, क्या कर लेता हूँ अपने जूम कर लेते हैं। ठीक है, बरोबर, तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। हाँ अब आपको और अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट जो होंगे उनको चश्मे आए होंगे, क्या चश्मे। चलो अब अपने पढ़ते हैं सारांश के बारे में। तो सारांश पढ़ते हैं, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सबसे प्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने बताया था। किसने? एरिस्टोटल भी बोला जाता है इनको, अरस्तु ने सबसे पहले। बाद में लिनियस द्वारा जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। तो जो लिनियस नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था? प्लांटी और एनिमेलिया सिर्फ दो जगत बनाए थे लिनियस ने। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने, ये भी अपने बात हो चुकी है। फिर आर.एच. व्हिटेकर आए, उन्होंने बृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। तो जो आर.एच. व्हिटेकर आए फिर उन्होंने 5 किंगडम यानी 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली ले आए। ये 5 जगत कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड क्या थे? कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण और प्रजनन की विधि तथा जातिवृत्तीय संबंध। तो ये जो आप वो क्या बोलते हैं, एक कोष्टक पढ़े थे, सारणी पढ़े थे, सारणी में वो सब दिए गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया। देखो कितना अच्छा बोला गया, बैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर, देखो फिर से ये लाइन बोली गई है यहाँ पे कि बैक्टीरिया को किसके अंदर रखा गया है? मोनेरा के अंदर, जो विश्वव्यापी है। ठीक है, इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहत है, मतलब उपापचय मेटाबॉलिज्म, खाने के तरीके सबके भिन्न भिन्न है, बहुत अधिक है। ठीक है, बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। आगे क्या दिया है? बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी तथा परपोषी होती है। आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया में भी स्वपोषण हो रहा है, परपोषण दोनों होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया खुद का खाना खुद भी बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ दूसरों पे भी डिपेंड रहते हैं। प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत की भी अपने बात किए थे, उसमें क्या आ रहा था? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंकवक और प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए थे। एक कोशिक यूकैरियोटिक, क्या? एक कोशिक यूकैरियोटिक, ये याद रखेंगे, एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। चलो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ फिर से, वो क्या है, आपके काम में आएगी थोड़ी सी, आप लिख लेंगे। चलो, कि जो हमारे मोनेरा थे, क्या थे? मोनेरा, वो कैसे थे? एक कोशिक, एक कोशिक प्रोकैरियोटिक, कैसे थे? एक कोशिक प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। ठीक है, अच्छा ले, और जो अपने ने पढ़ा था प्रोटिस्टा, क्या पढ़ा था? प्रोटिस्टा,
ये थे एक कोशिक, यानी सिमिलरली एक कोशिक, मैंने जैसा ऊपर लिखा वही वाला नीचे भी होएगा, यूकैरियोटिक थे। क्या? यूकैरियोटिक। ठीक है। लेकिन जो कवक के बाद जो कुछ भी चीज आ रही थी, कवक के बाद वो सब क्या थे? बहुकोशिक। क्या? बहुकोशिक, बहुकोशिक यूकैरियोटिक। क्या? यूकैरियोटिक। आपको ये याद रखना है। और प्लांटी में भी ऐसा ही है, प्लांटी में भी बहुकोशिक यूकैरियोटिक, और प्राणी यानी जंतुओं में भी ऐसा ही होता है, बहुकोशिक यूकैरियोटिक। ठीक है। तो छोटी सी जानकारी मैंने बता दी, और कभी कभार आती भी है ये, और हो सकता है भविष्य में कभी कभार आ जावे, आवे चाहे ना आवे, हमको तो पूरा पढ़ना ही है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, उसके कोशिका में संगठित केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक, हमने ये पहले भी बात की थी, यूकैरियोटिक में जितने भी उसके अंगक होंगे, कोशिका के अंगक, उसके जो केंद्रक या अंगक होंगे, उनके सब पे झिल्लियां होगी। क्या होगी? झिल्लियां होगी। झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? अरे, झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाएंगे और संगठित केंद्रक। ठीक है, ये किसका लक्षण है? यूकैरियोट का लक्षण है। क्या? यूकैरियोटिक का। अगर यूकैरियोटिक की बात हो रही है तो वहां पे सुसंगठित केंद्रक भी होएगा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाएंगे। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, और अभ्यास आप कर सकते हैं खुद। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके जो टॉपिक नवी बुक में, यानी देख लीजिए आप 2015-16 का हमें प्रिंट जैसा दिख रहा होगा शायद, यानी कुछ पुरानी पीडीएफ है, और अभी ही जस्ट 2021 में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और ऐड किए गए हैं, हर चैप्टर में लगभग होंगे। तो अपने नेक्स्ट टाइम से न्यू वाली पीडीएफ यूज़ करेंगे, और जो इस चैप्टर का बाकी है वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ कि एमसीक्यू आपके आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक बुक के बारे में भी अपने बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ 2 बुकें अच्छी है जो एमसीक्यू के लिए, बायोलॉजी की, हिंदी मीडियम के लिए 2 बुक आप सजेस्ट करूंगा आपके लिए, और टोटली एनसीईआरटी बेस रहेगी, बाहर का मैक्सिमम रहेगा आपका 99% एनसीईआरटी के बेस का ही रहेगा। अगर आपको एनसीईआरटी आती है तो दोनों बुक के आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। एक बुक में लगभग एमसीक्यू आपको दिए रहेंगे, किसी में 150, 200, 200, 250 ऐसा एमसीक्यू रहेंगे। तो आपको जानते हो कि एक चैप्टर के आप 250 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपकी पकड़ उस चैप्टर पे बहुत अच्छे से यानी मजबूत हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। ठीक है, दोस्तों को भी बताइए कि भाई अब मार्केट में आपको हिंदी मीडियम के लिए भी बायोलॉजी मिल रही है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।